हम लोग कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन और हम लोगों ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन सीख लिया था, दैट इज हाइड्रो हेलोजिनेशन सीख लिया था, एडिशन ऑफ HX। अब हम लोग इसमें सेकेंड रिएक्शन करते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ X2। हम लोग X2 का एडिशन करते हैं। तो याद रखना है सबसे पहले एल्कीन पे कौन सा रिएक्शन होना प्रेफर करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रेफर करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होना चाहिए, एल्कीन पे पहले होना चाहिए। तो हम लोग वही करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका रिएक्शन X2 के साथ करेंगे और एक सॉल्वेंट, और इसमें क्या बनेगा RCHX और CH2X ये बनेगा। अब मैं कुछ बातों को बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सॉल्वेंट, कि भाई सॉल्वेंट क्या लेना है, सॉल्वेंट इसमें लेना है नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम चाह रहे कि सॉल्वेंट डिस्टर्ब ना करें। सॉल्वेंट अगर इसमें वाटर ले लिए या फिर पोलर ले लिए तब क्या होगा, वो हमारा इसका अगला रिएक्शन है। तो पहले कैसा लेंगे सॉल्वेंट, नॉन पोलर। तो सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो सॉल्वेंट कैसा होगा भाई, सॉल्वेंट होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर का मतलब कि सॉल्वेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैसा एग्जांपल, CCl4 या फिर आप इसमें ले सकते हो CH2। ऐसे सॉल्वेंट को लेते हैं। CCl4 नॉर्मली ज्यादा प्रेफर करते हैं। सॉल्वेंट लेना है, लिक्विड होना चाहिए। सॉल्वेंट वो जो कुछ ना करे, एकदम साधु संत सॉल्वेंट लेना जो कुछ ना करे। तो हमने सॉल्वेंट लिया, CCl4 कुछ नहीं करेगा। अब इसमें कुछ समझते हैं। देखो यहाँ पे जो X को जो जोड़ा गया है, ये जो X को जोड़ा गया है ये उल्टा ही जोड़ना है। देखो मैंने आपको कहा था कि एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब थोड़ी ना कि आलतू फालतू होगा तो इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ तो खास बात होना जो इम्पोर्टेंट है। वो खास बात एक्चुअल में इसका यही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को मिला के। तो क्योंकि एल्कीन के रिएक्शंस में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एल्कीन की रिएक्शंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात को ध्यान रखना है कि जो दोनों हेलोजन जो जुड़ते हैं इनको एंटी पोजीशन पे जोड़ना है। मीन्स जहां पे एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन मैंने HX के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, पर यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन। अब पहले कुछ एडिशन के रूल लिख लेते हैं जो आप लोगों को याद रखना है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस पूरे सेक्शन में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखो एल्कीन में भी क्या हो सकता है, सिस और ट्रांस हो सकता है। तो अगर आपके पास सिस एल्कीन है और अगर ऐड करने वाले में सिन है, तो अभी मैं सिन और एंटी एडिशन बता देता हूँ। अगर सिन है तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास रेसमिक, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा इसमें मेजो। अगर आपके पास सिस एल्कीन है और उसमें आपने किया सिन एडिशन, तो प्रोडक्ट भाई बनेगा मेजो। मेजो क्या होता है आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा भी रिवाइज करवा दूंगा एक बार। अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है और अगर एडिशन सिन है, तो आपके पास बनेगा इसमें रेसमिक मिक्सचर। कैसा बनेगा भाई, रेसमिक मिक्सचर। अगर आपके पास ये सिस है और अगर एंटी एडिशन होता है तो इसमें बनेगा भाई फिर से क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। तो मतलब यहाँ पे बनेगा रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और अगर आपके पास ये ट्रांस है और अगर आप इसमें एंटी एडिशन करते हो तो फिर से बनेगा मेजो। तो मतलब क्या है, सीधा सीधा तो सीधा, उल्टा सीधा तो उल्टा, सीधा उल्टा तो उल्टा, उल्टा उल्टा तो सीधा, मतलब उल्टा उल्टा भी सीधा। तो ऐसा आपको याद करना है। सिन एडिशन और पहली बात एंटी एडिशन को समझते हैं। ये एंटी एडिशन मैंने क्या बताया, क्या है इसका मतलब। तो देखो आपके पास ये एक एल्कीन है, इसमें हमको AB को ऐड करना है, मानते AB को ऐड करना है। अब देखो तरीके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत फिक्स है। जब AB को हमने ऐड किया और अगर हमने A और B को
अगर दोनों को सेम साइड दिखाए, मतलब सेम साइड जोड़े, सेम साइड जोड़ने वाले को बोलेंगे ये भाई है सिन एडिशन, ये सिन एडिशन है, एक ही साइड जोड़ा सिन एडिशन। अगर जुड़ने वाला सेम साइड होगा तो सिन एडिशन होता है। और अगर आप इसको ऐसा ना करके, अगर आप इसको मान लो ऐसा करते कि ए को और बी को मतलब उल्टा किया, मीन्स अपोजिट। अगर आपने ए को और बी को अगर अपोजिट रखा, उल्टा रखा है, तो उल्टा रखने का मतलब ये क्या होगा आपके पास, एंटी एडिशन। तो एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, और सिन का मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम साइड, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, एंटी। तो ये बात तो याद रखना है कि सिन और एंटी एडिशन, ठीक है। तो जब ए बी को ऐड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी, सिन और एंटी। अब इसमें देखो रेसमिक और मेसो पता होगा आपको। मेसो क्या होता है, जिस मॉलिक्यूल में क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन होता है, पर वहां पे क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो वैसे कंपाउंड को कहते हैं मेसो। कायरल कार्बन है, पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक बात का याद रखना है, देखो एल्कीन जो होता है, एल्कीन में होता है sp2। अगर आपको याद हो कि मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए या फिर ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए वहां पे sp3 कार्बन होना चाहिए, तो एल्कीन क्या होता है, एल्कीन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एल्कीन देखो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मेसो भी जो होता है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और जो रेसमिक मिक्सचर होता है, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मेसो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव और रेसमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक बात याद रखना जो आपको बहुत हेल्प करेगा कभी भी रिएक्शंस को सॉल्व करोगे, अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स ट्रू होने का मतलब क्या नहीं है, अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो एक्टिव इनएक्टिव कुछ भी हो सकता है, पर ये रूल फिक्स है, इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब कि जो प्लेन और पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव देन प्रोडक्ट इज always optically inactive, then product is always inactive। अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये बात ध्यान रखना। पर इसका रिवर्स ट्रू नहीं, मीन्स अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो प्रोडक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं। पर अगर ये इनएक्टिव है तो वो कंफर्म क्या होगा, इनएक्टिव। अब एल्कीन क्या होता है, एल्कीन होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर आपने मान लो उसमें ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल बना दिया तो उसको खत्म करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, मेसो या रेसमिक मिक्सचर। इसलिए मैंने रूल लिखवाया। अगर आप उस रूल को ध्यान रखोगे तो आपसे कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि सर कौन एंटी एडिशन कराता है, कौन सिन एडिशन करवाता है। तो आपको लिखवाया जाएगा, आपको सारे पॉइंट बताए जाएंगे कि भाई ये सिन करवाता है, ये एंटी करवाता है, याद रखना है। जैसे HX के लिए मैंने HX पिछले वाले रिएक्शन के लिए मैंने कुछ नहीं लिखवाया, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं। अब यहाँ मैंने बोला एंटी, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे एंटी एडिशन करना। मीन्स एंटी एडिशन का मतलब क्या है कि दोनों हेलोजन को क्या दिखाना है, उल्टे दिखाना है। तो मीन्स यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे आप यहाँ मान लेते हैं रिएक्शन Cl2CCl4, तो क्लोरीन है, तो दोनों जगह हेलोजन जोड़ना था, तो क्या बनेगा CH3 CH2 Cl और Cl। तो भाई आपको एंटी ही दिखाना है, ठीक है, यही बोला एंटी एडिशन ही दिखाना है, उल्टे ही दिखाने हैं। तो पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम लोग इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो देखो इसका क्या है मैकेनिज्म।
तो देखो सबसे पहली बात तो इस रिएक्शन में कोई कटायन नहीं है, तो हमें कटायन को जनरेट करना पड़ेगा। और आप लोगों को एक बात याद होगा, मैंने जो पिछले वाले रिएक्शन में कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन। तो कटायन की स्टेबिलिटी भाई बहुत मैटर करती है डिसाइड करने में कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो क्या होगा इसमें, मैंने एल्कीन को क्या बोला, एल्कीन इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल्कीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यही मैंने बोला था। एल्कीन कैसा एक्ट करता है, एल्कीन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल्कीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल की जैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो सकता है और ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला टूट सकता है। ऐसा करने से कटायन जो बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, स्टेबल होगा। तो देखो क्या बना RCH। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, तो हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन के लिए एक बात याद रखना होता है कि हमेशा स्टेबल कार्बोकटायन बनाना है। तो एल्कीन की रिएक्शन में हमेशा क्या फॉर्म करना है, स्टेबल कार्बोकटायन। स्टेबल कार्बोकटायन ही ऑलवेज डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट, ये बात को ध्यान रखना है। तो देखो कैसे होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है। एल्कीन मैंने बताया था, एल्कीन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल्कीन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और फिर ये इस पे अटैक करेगा और ये इधर जा सकता है। तो क्या बनेगा, देखो RCH पे पॉजिटिव, CH2 और X, और ये X माइनस अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बगल वाले हेलोजन पे 3 लोन पेयर भर भर के इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो उसके पास लोन पेयर है तो भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, RCH और फिर X और CH2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है प्लस चार्ज, सो इस पे आएगा प्लस चार्ज। अब देखो क्या हुआ, इस X ने ये एरिया सील कर दिया, मतलब उसको ढक दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ये वाला एरिया खाली है, तो ये जो बचा है एक्चुअल में हेलोजन, वो फिर घूम के, मतलब घूम के ये यहाँ से अटैक करेगा, मीन्स घूम के वो यहाँ अटैक करेगा और इसको फिर अलग कर देंगे। और आपके पास क्या बनेगा, RCH CH2X। तो इसमें देखो समझने क्या क्या वाली बात है। सबसे पहले ये जो दोनों जोड़ है, दोनों एंटी पोजीशन पे जोड़ है, दोनों पे क्या ध्यान रखना, पोजीशन इसमें एंटी है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटी एडिशन। तो इसलिए ये रिएक्शन फिक्स है, यहाँ पे एंटी एडिशन करवाना है। क्यों, क्योंकि इसने ये एरिया को ब्लॉक कर दिया है, तो दूसरा वाला हाइड्रोजन उल्टे साइड से ही अटैक करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एंटी एडिशन। ये बात को ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, एंटी एडिशन। अब इसमें एक अच्छी बात और है, तो देखो यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे कार्बोकटायन नहीं रहा। अगर कार्बोकटायन नहीं रहा तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट का झंझट खत्म, मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा। तो याद रखना है कि इसमें नो रीअरेंजमेंट। तो ये आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि रीअरेंजमेंट का टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कटायन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट। तो इस रिएक्शन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब हम लोग उस वाले बात को समझते, मैंने जो बताया था कि मेसो क्या है और रेसमिक मिक्सर क्या है। मेसो और रेसमिक मिक्सर में मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप इसको फॉलो करोगे, आपसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। पर अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, फिर आप गलती की तरफ जाओगे, तो उसमें फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं जो बता रहा चुपचाप फॉलो करो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो जेईई मेन हो, फिर जेईई एडवांस, आप हमेशा राइट करोगे। तो क्या मैंने बोला, तो मैंने रूल क्या बताया, पर इसको रिवाइज करवाते हैं। अगर सिस है और सिन एडिशन, तो रेसमिक। मेरे रूल क्या देखो, सिन एडिशन, रेसमिक। अगर आपके पास क्या है, ट्रांस है और सिन एडिशन, तो मैंने बोला आपका रेसमिक मिक्सर। सॉरी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो रूल बता रखे हैं, आप लोगों को याद रखना है। क्या रूल है,
अगर आप सिस एल्कीन में सिन एडिशन कराओगे तो मेजो कंपाउंड बनेगा, ये पहला रूल है। अगर आप सिस एल्कीन में एंटी एडिशन कराओगे तो रेसिमिक मिक्सर बनेगा, या अगर आप ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन कराओगे तो फिर से रेसिमिक बनेगा, और अगर आप ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन कराओगे तो फिर जाके मेजो बनेगा। तो हम लोग रूल को बता रखा है, तो हम लोग अब उसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे एक एल्कीन लेते हैं कि आपके पास ये एक एल्कीन है, तो ये एल्कीन कैसा है, ये एल्कीन है सिस। तो देखो सिस एल्कीन है, हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, और CCl4 सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, CCl4 सॉल्वेंट का कोई काम नहीं, हमने ऐसा सॉल्वेंट लिया जो कुछ ना करे। तो अब आपको याद रखना सिस में एंटी एडिशन, तो क्या बनेगा, रेसमिक, ये याद रखना रेसमिक मिक्सर। रेसमिक मिक्सर का मतलब होता है, रेसमिक का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज दोनों बनाना होता है इक्वल अमाउंट में। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज दोनों बनाना इक्वल अमाउंट में। तो कैसे बनेगा, देखो आपके पास दो ब्रोमीन जोड़ने थे, तो आप क्या बनाओगे, एंटी एडिशन है तो क्या करोगे, ब्रोमीन को उल्टा जोड़ोगे, ये H, ये Me और ये Me, ये मॉलिक्यूल प्लस इसका, देखो यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ के आपको ऐसे दिखाना है, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे दिखाना, प्लस इसका मिरर इमेज। रेसमिक मिक्सर का मतलब होता है मिरर इमेज। तो क्या बनेगा इसका मिरर इमेज, तो ब्रोमीन Me और HBr और Me, तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट आएगा। तो अगर आप सिस एल्कीन में अगर आप एंटी एडिशन कराओगे तो प्रोडक्ट विल बी रेसमिक मिक्सर। तो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सर। ठीक, ये होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ट्रांस एल्कीन होता, तो इसमें अगर हम लोगों को एडिशन करवाना, मान लेते हम लोग एडिशन कराते हैं वही Br2 का CCl4 सॉल्वेंट में, तो ट्रांस में एंटी एडिशन, तो मैंने कहा था मेजो। तो याद रखना क्या क्या रूल बताया, ट्रांस में कैसा एडिशन, एंटी, तो क्या बनेगा, मेजो बनाना। मेजो मतलब कि जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो आप फिर ऐसा मॉलिक्यूल ड्रॉ करोगे, क्या, ब्रोमीन Me, फिर ब्रोमीन Me, और इस मॉलिक्यूल में देखो क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या है, मेजो। तो याद रखना है, मैंने जो रूल बताया उसको याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। आपको लगेगा जैसे ऐसा ऐसे दिया रहेगा, आप सोचोगे सर ये बनाए कि ये बनाए, रूल क्या याद रखो, कभी गलती नहीं। कैसे, सिस में एंटी एडिशन तो रेसमिक, ट्रांस में एंटी एडिशन तो मेसो, कभी भी गलती आपसे हो ही नहीं सकती। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्स में जो होता है, चाहे वो जेईई मेन हो या फिर सीटी हो या फिर नीट हो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें और एग्जाम्पल्स करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास साइक्लिक कंपाउंड, अब आप अगर आप इसमें एडिशन कराओगे तो ध्यान रखना दोनों क्लोरीन को उल्टे जोड़ने हैं। तो देखो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा। तो आप लोगों को जो बनाना था वो कुछ ऐसा, मीन्स हमने क्या किया, जो दोनों क्लोरीन है वो जोड़ दी। अब पूछोगे सर हाइड्रोजन कहाँ से है, हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता ही होता है, तो यही इसका आंसर आएगा। पर अब देखो आपको लोगों को मैंने एक रूल बताया है कि अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो बात का ध्यान रखना है। ये कैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, जैसे ये वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन को, इसमें इधर क्या हाइड्रोजन है, इधर क्या है क्लोरीन, इधर क्या है कार्बन में दो हाइड्रोजन मतलब CH2, और इधर क्या है CHCl। तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब ये वाला कायरल है और ये वाला कायरल है। तो एक्चुअल में ये ऑप्टिकली एक्टिव बनना है। अब रूल तो ये कहता है कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव बन गया तो उसका आपको हमेशा मिरर इमेज बनाना है। देखो ऐसा होता है कि अगर ये इनएक्टिव है तो वो भी इनएक्टिव होना चाहिए। मान लो बाई चांस ऑप्टिकली एक्टिव आ गया, तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बना दोगे, और मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज मिलके क्या बनाएंगे, रेसमिक मिक्सर, और वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। मान लो मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज, जैसे आर, आपको बताओ आर या क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज करेगा
तो इसका मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज करेगा, नेट रिजल्ट क्या आएगा रोटेशन पे 0। तो क्या होगा, अगर कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है तो उसका मिरर इमेज बना दो और दोनों मिलके क्या बनेंगे, रेसमिक मिक्सचर। कभी कोई टेंशन नहीं लेना, क्या बना देना है आपको, मिरर इमेज। तो देखो मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो आप इसका जब आंसर लिखोगे तो देखो आंसर क्या होगा, एक तो ये और प्लस साथ में इसका मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का मतलब कि ये उल्टा, तो यहाँ पे HCl और Cl और H, तो दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, ये रेसमिक मिक्सचर। तो याद रखना है कि जब भी ऑप्टिकली एक्टिव बने तो मिरर इमेज बनाना आपको नहीं भूलना है। तो ये इसका आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो सब लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। हम लोग इसमें एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है किसी भी तरीके का। जी रिएक्शन करवाते हैं, बस दोनों पे ब्रोमीन को जोड़ दो। और क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन जनरेट नहीं है इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं दिखाया आपको। जब सिस ट्रांस दिखाए तो बहुत मैटर करता है कि आपने मेजो बनाया रेसमिक बनाया। जब यहाँ पे कुछ दिखाया ही नहीं तो आप कुछ भी बना दो, कोई टेंशन नहीं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं CMe2CH और यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br। इस पे ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो बस ये इसका सीधा सीधा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, ये तो पहला केस है जहां पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया, सॉल्वेंट लिया यहाँ पे पोलर व नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसमें कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। तो हम लोग अब करते हैं आपका रिएक्शन ऑफ एल्कीन इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, स्पेशली सॉल्वेंट क्या लेंगे, वाटर। अब देखते हैं कि वाटर में क्या ट्विस्ट होगा। तो देखो अब क्या होने वाला रिएक्शन, RCH डबल बॉन्ड CH2 और X2 और H2O। देखो वाटर जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, वाटर पे खुद लोन पेयर है। और एल्कीन क्या होता है भाई, एल्कीन भी एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल्कीन भी क्या न्यूक्लियोफाइल है। तो ये याद रखना है कि वाटर का अटैक कभी भी एल्कीन पे नहीं होगा। वाटर कभी भी एल्कीन पे अटैक नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, ये खुद न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक होगा, तो अटैक नहीं होगा। तो एल्कीन पे वाटर का कभी अटैक नहीं होगा। पर अब देखो आपने हेलोजन ले रखा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, ये इधर और ये इधर और ये टूट जाए। तो देखो क्या बन सकता है, RCH यहाँ पे आ जाए X और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और X माइनस अलग हो जाए। और वैसे इस पे लोन पेयर होगा तो ये 3 मेंबर का रिंग बना लेगा। तो ये लोन पेयर देके कटायन को खत्म करके 3 मेंबर का रिंग बना लेगा। तो देखो अल्टीमेटली क्या बना, RCH CH2 और X और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी आगे की कहानी देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, अब जब तक ये घूम के यहाँ वापस आएगा, जैसे मान लो आप समझो ये एक एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन से यहाँ पे X माइनस अलग हुआ और वो जब तक घूम के आएगा यहाँ, तो वाटर तो सॉल्वेंट है भाई, सॉल्वेंट है तो एल्कीन के हर टाइप वाटर प्रेजेंट है, हर तरफ एल्कीन के वाटर है। तो जैसे उसको कटायन दिखा, वाटर तुरंत अटैक कर देगा, तुरंत। तो क्या होगा कि वो जब तक घूम के आएगा उसके पहले पता चला वाटर ने अटैक कर दिया है। तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल एल्कीन पे अटैक नहीं कर सकता है। पर जब एल्कीन का अटैक X से हो गया तो एल्कीन पे आ गया प्लस चार्ज। अब अगर प्लस चार्ज आ गया है तो अब उस पे वाटर का अटैक हो सकता है। तो जैसे प्लस चार्ज दिखा तो वाटर का अटैक हो सकता है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, वाटर का भाई इस पे अटैक हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब तक ये घूम के आएगा तब तक वाटर पहले अटैक कर चुका होगा। और इससे अब वाटर से देखो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, एक H को निकाल लेना। देखो H के बारे में कभी टेंशन नहीं लेना है, H आराम से वाटर निकाल के सॉलिड में भेज देता है, तो उसका कभी टेंशन नहीं लेना है। तो क्या बनेगा, RCHOH CH2X, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो अब समझते इसमें, अब देखो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वाटर आएगा, तो ये भी तो थोड़ा बहुत आ सकता है। तो इसमें देखो लिखते क्या क्या है,
अगर आपके पास मान लेते ये मॉलिक्यूल है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका रिएक्शन अगर आप कराते हो X2 और वाटर के साथ, X2 और वाटर के साथ, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा RCHOH CH2 और X प्लस, देखो X तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये कटायन पे दो ऑप्शन थे वाटर ये X माइनस, तो X माइनस भी और का ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ बनेगा RCHX CH2X। इसमें J वाला इसमें मेजर है और ये वाला इसमें माइनर है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें माइनर है। इसमें रिएजेंट्स के नाम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिएजेंट जो होगा वो आपको X2 प्लस वाटर ऐसा लिख के आ सकता है, या कई बार ये ऐसा भी लिख के आ जाता है XOH, क्योंकि देखो यहाँ पे X और OH जोड़ा, तो कई बार XOH भी लिख के आता है, तो आप XOH भी कर सकते हो या फिर X2 और वाटर भी कर सकते हो। XOH के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो ये रिएक्शन जो भी करे फ्लोरीन के अलावा सब पे एप्लीकेबल है, फ्लोरीन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से देखो रिएक्शन करवाने के लिए पहले X प्लस का टाइप होता है ना, याद करो पहले X प्लस का टाइप होता है, तो X प्लस कभी बनता नहीं फ्लोरीन में, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो F प्लस कभी नहीं बनता है। तो ये रिएक्शन फ्लोरीन नहीं देता, मतलब फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं देगा, बाकी सारे एलिमेंट ये रिएक्शन देते हैं, फ्लोरीन नहीं देता है। तो अब देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, सेकंड पे कौन? ऑक्सीजन। तो आपके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखो इसको आप तोड़ लेना, इससे बनेगा X प्लस और OH माइनस, तो तोड़ के करना X प्लस और OH माइनस, और इसको मार्कोवनिकोव, तो इसको मार्कोवनिकोव रूल से ऐड कर देना, आंसर हमेशा आ जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो मैंने जो बताया वो ध्यान रखना, आंसर हमेशा आ जाएगा, कोई एक्सेप्शन, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। मार्कोवनिकोव रूल मैंने दो बताया था, एक हाइड्रोजन का, एक मैंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रोफाइल उसको देना जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफाइल उसको देना जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, इसको इलेक्ट्रोफाइल पकड़ाओ, जिसके पास कम हाइड्रोजन उसको न्यूक्लियोफाइल पकड़ाओ, तो वही रिएक्शन आ जाएगा। तो ये एक इसका शॉर्टकट है जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो X प्लस और OH माइनस को ऐड कर देना, मार्कोवनिकोव से आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो और समझते हैं, और क्या हो सकता है, अब एग्जांपल समझते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन Cl2 और H2 के साथ करोगे तो ध्यान रखना इधर जोड़ेगा, तो इधर आएगा Cl CH2 CHOH CH3, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे Br2 और वाटर के साथ, तो पहले ब्रोमीन को जोड़ना होता है, फिर बनता है कटायन, उस कटायन पे जाकर वाटर का अटैक करता है, कटायन ये वाला स्टेबल होगा ये वाला, तो आप इसको ध्यान से करवाना है रिएक्शन। तो और वही फिर से देखो मॉलिक्यूल जो बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, तो उसका मिरर इमेज बनाना नहीं बोलना है इसमें। तो क्या बनेगा इसमें, देखो पहला मॉलिक्यूल क्या बनेगा, आप ध्यान से कर लो, देखो OH, इसमें ध्यान रखना X और OH उल्टे ही जुड़ेंगे, ये एंटी एडिशन ही रहेगा, ये कभी नहीं बदला अभी तक, ये एंटी एडिशन ही चल रहा, एंटी एडिशन ही रहेगा ये। तो OH और नीचे वाले ब्रोमीन ये उल्टे ही जोड़ने थे, OH यहाँ पे जोड़ा क्योंकि यहाँ पे देखो जब आप ब्रोमीन को जोड़ दोगे तो ब्रोमीन जो होगा वो यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, कटायन बनेगा, ये कटायन स्टेबल होगा। तो इस वाले पे OH जोड़ना है, OH उल्टा जोड़ना है, तो देखो पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि OH बाहर और ब्रोमीन अंदर हो, या दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका रिवर्स हो सकता है। देखो मिरर इमेज जब बनाने की बात की जाए, मिरर इमेज क्या होता है, एक तो आप ऐसे करके कर सकते हो, या दूसरा आपको देखो मिरर इमेज जब बनाने के लिए बोला जाए, देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको मिरर इमेज कर लो ऐसा, तो ऐसा करने से क्या होगा, इधर OH आ जाएगा, उसका उल्टा। ये दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो यहाँ पे OH बाहर है और ब्रोमीन अंदर, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में OH अंदर ब्रोमीन बाहर, तो मैं एक वो वाला भी कर देता हूँ। आप या तो सीधा सीधा भी कर सकते हो या फिर थोड़ा अलग। देखो मिरर इमेज का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा रख के करना, मिरर इमेज का मतलब है कि अगर ये R है तो वो S उल्टा, तो ये OH यहाँ बाहर है, तो इसका मिरर इमेज का मतलब ये कि OH अंदर कर देते हैं और ब्रोमीन को बाहर, तो ये इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसका राइट आंसर है।
तो ये इसका आपके पास प्रोडक्ट आएगा। ध्यान रखना इसमें आपको करवाना है एंटी एडिशन ही हमेशा करवाना है। और इसमें एक दो केस और कर लेते हैं। इसमें मजेदार केस तब आ सकता है जब अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल और दे दिया जाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपको आ गया Br2 NaCl साथ में वाटर, तो न्यूक्लियोफाइल की तो क्या भरमार है। ब्रोमीन प्लस जब जाएगा, देखो ब्रोमीन प्लस से पहले जाएगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल आप बोलोगे Na+, अरे मेटल कार्बन से बॉन्ड नहीं बनेगा। Na+ को तो हटा दो, Na+ तो कहीं है ही नहीं सीन में, तो इसको हटा के करो बात। तो Cl- न्यूक्लियोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल, अब एक ही इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमीन। तो अब देखो क्या होगा, पहले बनेगा CH3 CH और यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा ब्रोमीन। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पे जाने के लिए देखो 3 है न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन से? एक ब्रोमीन जो टूटा, एक Cl, एक वाटर, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट होंगे, 3 प्रोडक्ट। अब इस कटायन पे जाने के लिए 3 न्यूक्लियोफाइल में कंपटीशन है। तो क्या क्या बन सकता है, देखो इसमें प्रोडक्ट पूछा जाता है क्या क्या बनेगा, तो क्या क्या बनेगा, CH3 CHCl CH2Br, एक पे Cl आ सकता है, दूसरा CH3 CHBr CH2Br और तीसरा CH3 CHOH CH2Br। तो Br देखो तीनों में फिक्स है, एक में Br, एक में OH, एक में Cl। तीनों में मेजर जो होगा, मेजर ये वाला है, वाटर वाला, ये मेजर ये, तो ये मेजर ध्यान रखना वाटर वाला, तो वाटर वाला इसमें आपका मेजर रहेगा। तो ये हम लोगों का टॉपिक हो गया एडिशन या फिर रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ एल्कीन। ओजोनोलिसिस, अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब 2 चीजें हैं, जहां पे इसका मतलब है ओजोन प्लस हाइड्रोलिसिस। तो ओजोन और हाइड्रोलिसिस को मिला के लिखा जाता है ओजोनोलिसिस। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लिखा जाए तो उन रिएक्शन की लिस्ट में इसका नाम भी जरूर आता है। अगर 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोली जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उनमें इसका नाम आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे वो जेईई एडवांस हो या फिर नीट हो, किसी भी एग्जाम में। देखो पहले इसमें करते क्या, पहले वो सीखते, पहले करते क्या है वो सीखते हैं, बाद में मैकेनिज्म सीखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करते हैं वो सीखते हैं। तो एक इसमें एल्किन लेते हैं, मैंने ऐसे रैंडम एल्किन ड्रॉ कर दिया। अलग अलग कार्बन भी हो सकती है, R1 R2 R और H, या फिर सेम भी हो सकता है, आप कैसा भी कर सकते हैं, ये हो सकता है। इसका रिएक्शन करवाना है पहले ओजोन के साथ, ठीक है, ओजोन के साथ करना है। बाद में इसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रो मतलब वाटर के साथ में लिया है जिंक। जिंक क्यों लिया है आगे समझेंगे, मतलब ओजोन प्लस हाइड्रोलिसिस ये करवाना है। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में बस इतना करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीजन पकड़ाना है। डबल बॉन्ड तोड़ना, ऑक्सीजन पकड़ाना है, बस यही करना है, यही फिलॉसफी चलेगी। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ो, हो गया ओजोनोलिसिस। तो क्या बनेगा, R1 R2 डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O R और H। तो एक ही लॉजिक है इसमें, क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो कार्बन को ऑक्सीजन पकड़ाए, मीन्स O O पकड़ाओ और बॉन्ड को तोड़ दो, O O पकड़ाओ बॉन्ड को तोड़ दो। तो बस यही फिलॉसफी करना है। इसमें जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कीटोन भी हो सकता है या एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे इसमें, लिख लेते हैं कि ये क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ ओजोन। पहले किससे होगा, ओजोन, फॉलोड मतलब पहले ये फिर ये, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, गिव कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है, गिव कार्बोनिल कंपाउंड एज द प्रोडक्ट या एज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड इसमें बाय प्रोडक्ट आता है।
तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, इसमें बॉन्ड तोड़ना है, दोनों कार्बन को ऑक्सीजन पकड़ाओ, खत्म काम, हो गया रिएक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ पहले और फिर हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा, बस इसको तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ाओ, तो क्या बनेगा CH3CHO प्लस O डबल बॉन्ड CH3 CH3। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट है, सिंपल सा रिएक्शन। इसको तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ाओ, ध्यान से आप देखना जो भी होगा इसमें, तो इधर तो कीटोन बनेगा और इधर CHO बनेगा। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट आएगा, इधर कीटोन इधर CHO। बस यही करना है इसमें। अगर किसी रिएक्शन में 2 डबल बॉन्ड हो गए तो दोनों को तोड़ देना, अगर किसी रिएक्शन में 3 डबल बॉन्ड हो गए तो तीनों को तोड़ देना। जितने डबल बॉन्ड है सबको तोड़ते जाओ, बस हो गया, आपका रिएक्शन आ जाएगा। ये रिएक्शन मान लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, डबल बॉन्ड है, तोड़ो, कार्बन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन पकड़ाओ, बस तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ाओ, तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ाओ, तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ाओ। तो देखो क्या क्या बनेगा, तो इधर वाले से तो बनेगा ये CHO CHO और फिर ये ऊपर वाला होगा और नीचे वाला है CHO और CHO। अब ध्यान से करो, यही आएगा इसमें। ठीक है, अगर आपके पास मान लेते हैं इसमें बेंजीन है, ये पावरफुल रिएक्शन है, बेंजीन तक को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है, एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या बनेगा, ओजोन प्लस H2O, तो तीनों बॉन्ड तोड़ दो और बनेगा 3 टाइम CHO CHO। तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा। जितने बॉन्ड दिख रहे हैं सबको भाई तोड़ते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक रिएक्शन है, इसको भी करवाना, तो बस डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे क्या करना, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो लिखते हैं इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है ये, What are possible products? What are possible products when orthoxylene undergo ozonolysis reaction? When orthoxylene undergo ozonolysis reaction, जाइलिन का मतलब होता है कि बेंजीन के पे दो, मतलब बेंजीन पे 2 CH3 जुड़े हैं और ऑर्थो का मतलब है कि भाई अगल बगल जुड़े हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपको भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, तो अब बेंजीन का आप क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, उसके हिसाब से देखो प्रोडक्ट डिसाइड होगा। कैसे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी तक लाइफ में जो देखा है 10 सालों में कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोगों ने बता पाया है, तो मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, पर इसके पहले सब लोग इसको एक बार जरूर ट्राई कर लेना। अगर आप इसका आंसर निकाल लेते तो मीन्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। तो हम लोग अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें देखो ऑर्थोक्साइलिन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, क्या क्या, देखो एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है,
ये, और दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास इसमें रेजोनेंस होगा, तो ये भी हो सकता है। तो जहां दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड ऐसा है। अगर आप इसका ओजोलिसिस कराओगे, ओजोलिसिस का मतलब है डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन पकड़ाना है। भाई डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ाओ। तो आप जब इसका करोगे तो देखो इसका ओजोलिसिस से क्या बनेगा, CHO एक बार बनेगा, और बाकी इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा CHO एक बार बनेगा, प्लस बाकी क्या बनेगा आप देखना ध्यान से, इसमें 2 टाइम बनेगा, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, मतलब 2 बार CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, ये बनेगा, ये 2 बार, ये 1 बार। आप जब इसका ओजोलिसिस कराओगे तो O3 प्लस H2O और जिंक के साथ, तो देखो वही यहाँ पे भाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार बनेगा CHO और CHO, प्लस 1 बार बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो ये वाला जो होगा, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ये। तो जहाँ पे टोटल 3 टाइप के प्रोडक्ट आपको वैरायटी पूछेगा, व्हाट आर पॉसिबल प्रोडक्ट्स। पॉसिबल प्रोडक्ट में क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा एक ये और एक ये। यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसमें ये नहीं पूछा है कि आपसे कि कौन, पहली बात है मेजर माइनर का क्वेश्चन कभी बनता है, अगर पूछा रहता कौन मेजर कौन माइनर, आपसे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पूछे जा रहे हैं, तो एक ये, तो इस रिएक्शन में 3 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जब बेंजीन का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। अब हम लोग ओजोलिसिस का मैकेनिज्म समझते हैं। ये एक एल्कीन है, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन होगा ओजोन के साथ। तो ओजोन का स्ट्रक्चर आप सब लोगों को पता होगा। ओजोन में क्या होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो हम लोग वही करते हैं कि ओजोन का क्या करते हैं, एल्केन से रिएक्शन कराते हैं। तो फिर देखते हैं कैसे होगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। तो देखो ओजोन का ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो क्या होता क्या है, इसके लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक होगा। अब कार्बन तो भाई 4 ही बॉन्ड बना सकता है, अब इधर से बॉन्ड बनेगा तो कहीं से टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है और ये यहाँ अटैक करेगा और ये इधर चला जाएगा। तो देखो क्या हुआ, तो आपके पास क्या होगा, भाई यहाँ पे आया, मतलब यहाँ आपके पास आएगा ऑक्सीजन 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 और ये कार्बन। दिस इज द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कहलाता है आपके पास मोलोजोनाइट। ये एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, ये एक्सप्लोसिव होता है नेचर में। तो ये आपके पास हाईली अनस्टेबल है और ये एक तरह से एक्सप्लोसिव होता है। क्यों होता है, देखो आपको पहले ही पता है कि भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड जो कि प्रॉक्सी में होता है बहुत अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड जो कि प्रॉक्सी में, वही भाई बहुत अनस्टेबल है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड, तो इनमें बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंज करता है। तो रीअरेंज इसमें होता है और इसमें रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनता है, इसमें रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनता है, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है और इसमें बनता है आपके पास ये मॉलिक्यूल। दिस इज ओजोनाइट, दिस इज ओजोनाइट, दिस इज मोलोजोनाइट। तो ये मॉलिक्यूल बनता है ओजोनाइट। तो ये पहला स्टेप, ये आपके पास क्या था, एडिशन ऑफ ओजोन। अब हम लोगों को सेकेंड स्टेप करना हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस के बारे में, क्योंकि आप लोग काफी लोग पहली बार हाइड्रोलिसिस सीख रहे होंगे। देखो अगर आपको कभी भी हाइड्रोलिसिस बोला जाए तो वाटर का मतलब समझना है, वाटर का मतलब समझना है। जब भी हाइड्रोलिसिस बोला जाए, मैं जो बता रहा हूं वो समझना है। तो हाइड्रोलिसिस में वाटर का मतलब समझना है H प्लस और OH माइनस। प्लस वाले को हमेशा देना है, प्लस वाले को देना है हमेशा माइनस वाले को, माइनस वाले को देना है प्लस वाले को। बस ये लॉजिक याद रखना है। मीन्स क्या है, अगर आपके पास कभी A सिंगल बॉन्ड B है
और ये पहले से पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो भाई बी पे चार्ज होगा माइनस और ए पे चार्ज होगा प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस, इसको चुपचाप तोड़ो, माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस, मीन्स यहाँ पे क्या पकड़ाओ OH, यहाँ पकड़ाओ H। तो इसका जो प्रोडक्ट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा AOH और BH। तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जब भी ओजोलिसिस बोला जाए, मतलब जब भी हाइड्रोलिसिस बोला जाए, हाइड्रोलिसिस, तो क्या समझ में आया? H प्लस और OH माइनस। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को प्लस वाला पकड़ना है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को माइनस वाला, मीन्स प्लस को माइनस पकड़ो, माइनस को प्लस पकड़ो, बस ये करना है। सिंगल बॉन्ड होगा तो भाई एक बार करना, डबल बॉन्ड होगा तो 2 बार करना, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 बार करना। तो अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो क्या करना है कि 2 बार है तो इधर 2 बार, मतलब भाई इधर माइनस इधर प्लस, तो यहाँ पे क्या करना, 2 बार H को देना और यहाँ पे 2 बार OH को देना। तो ये चीज आपको 2 बार रिपीट करनी। तो देखो क्या बनेगा, इससे बनेगा AOH ट्वाइस और BH2, ये बनेगा। और अगर आपके पास कभी ट्रिपल बॉन्ड है और इसका बोला हाइड्रोलिसिस करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, इसको तोड़ना है, यहाँ पे 3 बार OH और यहाँ पे 3 बार H। तो क्या बनेगा, AOH थ्राइस और BH3, ये होता है हमारा हाइड्रोलिसिस। तो जब भी हाइड्रोलिसिस बोले तो आपको यही करना है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको यही करना होता है, ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल समझते, इवन SN1 रिएक्शन भी हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल होता है। जैसे आप इसका रिएक्शन मान लेते, ये मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन आप करते हो H2O के साथ, तो SN1 रिएक्शन सिंपल, आप आराम सोचो, इस पे है माइनस, इस पे है प्लस, मैंने जो बताया वही अप्लाई कर दो भाई, इसको तोड़ दो, इसको पकड़ा दो H, इसको पकड़ा दो OH, हो गया रिएक्शन। तो क्या बना, CH3 CH OH और CH3, बस ये आ गया प्रोडक्ट। यही होता है हाइड्रोलिसिस। और एक बात याद रखना है, अगर कभी किसी कार्बन पे 2 OH आते हैं तो वाटर रिलीज हो जाए। एक बात याद रखना है कि 2 हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल on same carbon is very unstable. 2 hydroxy molecule on same carbon is very unstable. It always releases water. तो वो हमेशा क्या रिलीज करता है, वाटर। It always releases H2O, तो वो हमेशा भाई H2O को रिलीज कर देगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास मान लेते हैं ऐसा मॉलिक्यूल है, और अगर आप इसका रिएक्शन H2O के साथ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार कर दो, 2 बार OH और H और H और OH। तो क्या आएगा, कार्बन पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे क्या होगा, 2 OH आए तो 2 OH और CH3। जब भी ऐसा कोई आए तो मैं जो बता रहा हूं ध्यान रखना है, अगर कभी भी कार्बन पे 2 OH दिखाई दे तो वाटर मॉलिक्यूल को फटाफट बाहर निकालना है, एक ही कार्बन पे होना चाहिए ऑन सेम कार्बन, और क्या बनाना है, डबल बॉन्ड O प्लस H2O। तो वही सेम आपको करना है, ये बात ध्यान रखना कि ऐसा करना होता है हमेशा। तो वही सेम लॉजिक आपको यहाँ अप्लाई करना है। क्या करना है, OH और H को बाहर निकालो और क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपका होता है हाइड्रोलिसिस, जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अपना जो रिएक्शन है ओजोलिसिस, उस पर आते हैं। जब भी हाइड्रोलिसिस बोले H और OH पकड़ा देना, हो गया हाइड्रोलिसिस। अब देखो ओजोन वाले पे आते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास बन गया है भाई ओजोनाइट। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, H2O। तो ध्यान से देखते क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर OH इधर H, ठीक यही होता है।
अरे कार्बन ऑक्सीजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाले को माइनस वाला पकड़ाना होता है, तो सेम बस यही करते जाओ, OH H OH H OH और H। एक कार्बन पे 2 OH आएगा तो 2 वाटर बाहर निकाल दो। एक कार्बन पे 2 OH, मतलब देखो पहले क्या होगा, इस वाले कार्बन पे 2 OH आएंगे और लेफ्ट वाले पे प्लस ये H2O बनेगा, और इस पे क्या बनेगा प्लस ये देखो ये H2O2 है, HOOH प्लस क्या बनेगा, इधर वाले कार्बन पे भी क्या आएगा 2 OH। और एक बात क्या याद रखना, अगर कार्बन पे 2 OH होंगे तो वाटर बाहर निकाल दो, तो इससे भी वही वाटर बाहर निकाल के बनेगा ये मॉलिक्यूल, और इससे भी वाटर बाहर निकाल के बनेगा ऐसा मॉलिक्यूल, तो इससे इसमें बनता है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि जो हमने जो जेडन लिया, जेडन जिंक, उसका क्या रोल है। कई बार पूछता है जिंक का रोल क्या है। जिंक का रोल है इसको एब्जॉर्ब करना। देखो जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन या हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखता है, और H2O2 क्या है, H2O2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये पड़ा रहा तो वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए जिंक का यूज करते हैं। तो इसमें रोल क्या है, तो भाई ये पूछा जाता है कि रोल ऑफ जेडन, तो जेडन का रोल क्या है, टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑफ H2O2, तो क्या है इसमें, टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑफ H2O2, तो H2O2 के साथ जेडन का रिएक्शन होकर बनता है ZnO प्लस H2O। H2O2 इज वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ये क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। अगर जिंक को नहीं लोगे तो ध्यान रखना H2O2 प्रेजेंट है, और H2O2 क्या होगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्या होगा, H2O2 इज फॉर्म्ड, एंड अगर जिंक नहीं होगा तो H2O2 बन जाएगा, एंड इट और वो होगा तो वो उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, तो वो बन ही नहीं पाता है, एंड इट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड into carboxylic acid, and it oxidizes aldehyde into carboxylic acid। तो अब समझते हैं कि ऑक्सीडेशन भाई क्या होता है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बोला जाए ऑक्सीडेशन, तो आप ऑक्सीजन को पकड़ा देना। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आपके पास मान लो एक ऐसा बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जाके ऑक्सीजन को डाल देना, बस। ऑक्सीडेशन बोले लो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन बोले लो ऑक्सीजन। किस बॉन्ड में, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में। जब भी ऑक्सीडेशन बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन को डाल देना है, तो इसका आपको बोला ऑक्सीडेशन, तो मीन्स आपको ये OH डालना होता है। तो देखो अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है, अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन बोला है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, O आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये मॉलिक्यूल, तो आपके पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग वही समझते हैं। देखो आपके पास क्या होता है, तो अब जो ओजोनोलिसिस है, अब हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, वन इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर आप ओजोनोलिसिस जिंक के प्रेजेंस में, जिंक भी ले सकते हो, इवन कई बार लेड भी लिया जाता है, पीबी, लेड भी लिया, मतलब पीबी भी लेते हैं, लेड भी। अगर आप ओजोनोलिसिस जिंक या लेड के प्रेजेंस में करवाते हो तो ओजोनोलिसिस कहलाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ये क्या होता है, ये होता है ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ
जिंक और लेड। ओजोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और लेड। तो जिंक और लेड के प्रेजेंस में जो होता है वो कहलाता है रिडक्टिव ओजोलिसिस। और दूसरा एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। तो दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव वाले में क्या होता है, जो एल्डिहाइड होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होता है, ये होता है ओजोलिसिस। ओजोलिसिस in the absence of जिंक और लेड। तो ये जिंक और लेड के एब्सेंस में होता है। एग्जाम्पल समझते कि क्या मैं बताना क्या चाह रहा, अब इसको समझते हैं। अब एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना। हमने इसका रिएक्शन करवाया तो देखो क्या बनेगा। इसको बॉन्ड तोड़ना है, पहले बॉन्ड तोड़ो, ओ ओ पकड़ा दो, बॉन्ड तोड़ो, ओ ओ पकड़ा दो। तो क्या बना, CH3 और डबल बॉन्ड O, फिर O डबल बॉन्ड CH3 और ये H। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आया। ठीक है, ये आ गया। दिस इज रिडक्टिव ओजोलिसिस। अब देखो इसके आगे क्या हो सकता है। अब कीटोन में तो भाई कुछ नहीं होता, पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है अगर जिंक नहीं होता तो। अब इस क्वेश्चन में अगर आपके पास होता ओजोन और प्लस लिखा होता वाटर, यहां देखो जिंक गायब है। अगर जिंक गायब है तो वैसे केस में देखो जो कीटोन जो बनेगा इसको तो भाई कुछ नहीं करना है, कीटोन को तो कुछ नहीं करना है, पर जो बनेगा आपके पास मान लेते हैं जो बना था एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बना था, इसका ऑक्सीडेशन करो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन डालना है, मतलब क्या बन गया, एसिड। ये बनाना है। तो अगर जिंक लेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, जिंक नहीं लोगे तो एल्डिहाइड की जगह बनाना एसिड। कीटोन में कोई चेंज नहीं, मींस कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ध्यान रखना है। तो अगर जिंक लिया तो एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन तो मिलेगा ही मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और जिंक अगर आप नहीं लोगे तो एल्डिहाइड की जगह क्या होगा, एसिड बन जाएगा। तो जिंक के एब्सेंस में एल्डिहाइड की जगह एसिड बन जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल समझते हैं। तो अब जैसे ये रिएक्शन कराते हैं तो देखो पहले इसकी जगह हम लोग बना रहे थे CHO और CHO। अगर जिंक नहीं लिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बनाना COOH COOH बस। तो एल्डिहाइड की जगह क्या बनाना है, आपको बनाना एसिड। एक बात को और याद रखना है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन को डालना है। तो एक को देखते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, वो ये होता है, नॉर्मल एल्डिहाइड में एक ही हाइड्रोजन होता है भाई, और फॉर्मल्डिहाइड के जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो उससे बनेगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, ये होता है HCOOH। तो ये आपके पास है फॉर्मिक एसिड। और किसी एसिड में क्या होता है, और किसी एसिड में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी एसिड है उसमें एक ही एसिड है फॉर्मिक एसिड, जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो यहाँ पे इस वाले बॉन्ड पे ऑक्सीजन आ सकता है। ये आप समझो, फॉर्मल्डिहाइड में देखो ऑक्सीडेशन करवाना होता है। फॉर्मल्डिहाइड में क्या है कि दो दो हाइड्रोजन है। अगर फॉर्मल्डिहाइड बन गया तो दो दो हाइड्रोजन है, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह फिर आपको देखो 2 बार ये लिखना है OH, याद रखना है। और फिर इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है और इसकी जगह बनेगा CO2। अगर किसी रिएक्शन में CO2 बनता है तो इसका मतलब वहां पे क्या बना था, फॉर्मल्डिहाइड। ये बात को ध्यान रखना, वहां पे मतलब क्या बना था, फॉर्मल्डिहाइड। और नॉर्मली होता क्या है, जब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का क्वेश्चन आता है तो उसमें एक प्रोडक्ट CO2 नॉर्मली होता ही होता है। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, देखो ये मॉलिक्यूल, इसका हम लोग कराते हैं ओजोलिसिस। तो इसको देखो भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन पकड़ा दो तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा ये, और देखो दूसरा वाला क्या बनेगा, ये। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन से बनेगा वही ये जो लिखा है
CO2, तो ध्यान रखने से CO2 बनेगा। तो जब भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, CO2। इसमें ये जो बाहर लिखा है ध्यान रखना, CH2 होता है, CH2, और मैंने यहाँ जिंक नहीं लिया है। तो क्या करना है, पहले इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। तो देखो इधर वाला एसिड हो जाएगा तो क्या होगा, देखो COOH, और ये कीटोन, और ये आपके पास इधर, फिर इधर और इधर, और ये हो जाएगा COOH। देखो ये तोड़ोगे COOH, C डबल बॉन्ड O, और ये प्लस इसमें आएगा CO2। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो किया वो ओजोलिसिस का सिंपल से रिएक्शंस थे। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ओजोलिसिस क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 रिएक्शंस अगर सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए केमिस्ट्री में कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिलेक्ट करो, तो उसमें से ओजोलिसिस भी एक रिएक्शन जरूर होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कई बार इसमें या उल्टे भी आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नॉर्मली उल्टा जाता है। तो उल्टा का मतलब क्या समझते हैं, देखो आपके पास मान लो गिवन है A, और आपके पास गिवन है वही H2O और जिंक, मान लो, और आपके पास प्रोडक्ट क्या गिवन है, पहले समझते हैं। इसमें CH3CHO, और भाई ये दिया है 2 बार, ठीक है, मानते 2 बार की गई, CH3CHO 2 बार। अब आपसे बोले कि बताओ इसका रिएक्टेंट गेस करो। अब देखो रिएक्टेंट गेस करने के लिए बोलेगा तो इसको करने के देखो 2 तरीके हैं। आप इसको 2 बार लिख के इसको जोड़ दो, या फिर अगर आप इसको करने में दिक्कत है तो एग्जाम में क्या होगा, A को गेस करने के लिए बोलेगा और आपको ऑप्शन दिया होगा। आप क्या करना, चारों ऑप्शन को ओजोलिसिस करवा देना। आपको लगेगा टाइम लगेगा, नहीं, मैं जो बता रहा हूँ 1 मिनट में हो जाएगा। ओजोलिसिस क्या होता है, देख के पता चल जाता है, तोड़ना O पकड़ाना है। आप चारों ऑप्शन को ओजोलिसिस करवाना, जिस ऑप्शन में ये बनेगा वही ऑप्शन इसका आंसर है। मैं रिपीट करता हूँ क्या करना है। देखो इसको करने के 2 तरीके। देखो पहला तरीका समझते, पहला तरीका क्या, इसको 2 बार लिखो, एक बार ये और दूसरी बार ऐसा। अब जो डबल बॉन्ड O जो है इसकी जगह एल्कीन होगा, मीन्स देखो एल्कीन को ही तो तोड़ के ऑक्सीजन आता है ना, तो आप समझ लो कि ऑक्सीजन की जगह या एल्कीन ना होगा। तो मतलब A क्या आ रहा होगा, A रहा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो जो ऑक्सीजन है पहले एल्कीन ना होगा। तो एक तो करने का तरीका ये है, और ये करने में काफी लोगों को दिक्कतें आती है। अगर ये करने में दिक्कत है, मान लो कि नहीं सोच पा रहे, तो देखो दूसरा जो सबसे बेस्ट है ओजोलिसिस करना। देखो इसको तोड़ो, O पकड़ाओ, तो देखो तुरंत ही आएगा। तो बेस्ट ये है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे और चारों ऑप्शन का क्या करवा, ओजोलिसिस, तुरंत हो जाएगा, देख के हो जाएगा। आप चारों ऑप्शन का क्या करवा, ओजोलिसिस। जिसका ओजोलिसिस करने पे ये आंसर आए तो वो ऑप्शन आपका आंसर होगा, फटाफट सॉल्व होगा, आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, हमेशा आंसर आ जाएगा। कुछ और इसमें देखते हैं, जैसे मान लो कि गिवन है A, ये मॉलिक्यूल गिवन है, और आपके पास देखो अगर आंसर दिया है ये मॉलिक्यूल मान लो गिवन है, तो A को गेस करना है। तो अरे जो ऑक्सीजन रहा इसकी जगह पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो फिर A जो होगा वो आपके पास ऐसा, मतलब करना क्या, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नॉर्मली जो एग्जाम्स में आते हैं इसमें प्रोडक्ट दिया होता है, रिएक्टेंट को गेस करने के लिए बोलता है। तो आप क्या करना, चारों ऑप्शन को ओजोलिसिस करवाना, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ऑक्सीजन को निकालो, ये इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इतने बॉन्ड है। अब एक बात को समझो, अगर एक एल्कीन होता है तो 2 ऑक्सीजन आते हैं, अगर 2 एल्कीन होगा तो 4। देखो एक एल्कीन को तोड़ने पे 2 ऑक्सीजन पकड़ाते हैं, तो 2 एल्कीन होगा तो 4 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 अगर ऑक्सीजन है, इसका मतलब कितने एल्कीन होंगे, 2। समझ में आता है। अब देखो ये वाले में 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये एल्कीन का सेंटर वाला पार्ट है। देखो जब आप तोड़ोगे
तो सेंटर वाले को क्या होगा, इधर से भी ऑक्सीजन मिलेगा, इधर से भी ऑक्सीजन मिलेगा। आप समझो एक एल्कीन को तोड़ने पे 2 ऑक्सीजन, तो 2 एल्कीन को तोड़ने पे 4 ऑक्सीजन। और जो 2 एल्कीन मान लो, और जो उसके बीच में होगा उसको दोनों साइड से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो जिसमें 2 ऑक्सीजन है वो इसका कौन सा पार्ट होगा, सेंटर वाला। तो बस इसको ऐसा जोड़ दो कि आ जाए। तो अब सोचो कि इसके ऑक्सीजन को निकाल के पहला एल्कीन, और इसके ऑक्सीजन को निकाल के दूसरा एल्कीन। तो मतलब क्या क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये इसका आंसर आएगा। तो बस आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे करने में दिक्कत है, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ऑप्शंस को देखना और ऑप्शंस को ओजोलिसिस करवाना, फटाफट आपका आंसर गेस हो जाएगा, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोगों का ये टॉपिक होगा ओजोलिसिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा दिया होता है, रिएक्टेंट को गेस करने के लिए बोलेगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शंस को देखना है, चारों ऑप्शन को ओजोलिसिस करवाना, फटाफट आंसर आ जाएगा। और अगर सीधा सीधा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। रिडक्टिव ओजोलिसिस क्या होता है, ओजोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और लेड, और ऑक्सीडेटिव क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ जिंक।